Hello to all BHMS students. Welcome to my YouTube channel Homeo Vibes. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं अफॉर्जम्स की. जो फर्स्ट 27 अफॉर्जम है जो CBDC के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है उसको मैं ऑलरेडी एक एक अफॉर्जम को लाइन बाय लाइन आरी डजीन जो बुक है हम पढ़ते हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की उससे मैंने कंप्लीट करा रखा है. ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है बट इसके अंदर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट 8 अफॉर्जम्स था उसका मैंने वीडियो कंप्लीट करा दिया है, उसकी क्विक रिवीजन करा दी है. क्विक रिवीजन के अंदर जो उस अफॉर्जम में मेन टैग लाइन है, जो उसका कोई क्रक्स या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि वाइवा में या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब जो कि एट द एंड आपको याद रखना होता है, तो ये हम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम अफॉर्जम नंबर 9 to 18 कंप्लीट करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे. शॉर्ट वीडियो होगी. फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आपने इसमें मतलब एडमिशन ले लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, होम्योपैथी को आप समझ रहे हैं, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम अफॉर्जम्स को पढ़ें तो उसको कंप्लीटली आपको समझना होता है, अच्छे से एक एक लाइन को समझना होता है. देन आप क्विक रिवीजन की ये जो वीडियो है एट दी एंड आप वाइवा के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप पहले उन वीडियोस को भी अच्छे से समझ लेना. तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बोर्ड पर एक एक अफॉर्जम की जो क्रक्स है वो आपको बताती हूँ. सो जो अफॉर्जम नंबर 9 है उसके अंदर है कि वाइटल फोर्स इन हेल्दी कंडीशन, हेल्थ बोले या फिर हेल्दी कंडीशन, तो कह रहा है कि जो हमारी बॉडी है उसको कौन गवर्न कर रहा है, कौन चला रहा है, वाइटल फोर्स चलाता है. फर्स्ट टाइम ये अफॉर्जम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है वाइवा में कि फर्स्ट टाइम किस अफॉर्जम वाइटल फोर्स को मेंशन किया गया, कहाँ बात की गई है. सो आपको आंसर करना होगा कि अफॉर्जम नंबर 9 में. ओके, तो अब हम समझते हैं कि इसके और भी क्या क्या एडजेक्टिव्स हैं, कि और क्या क्या नाम दे सकते हैं इस वाइटल फोर्स को, और कैसे बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, स्पिरिचुअल होती है. स्पिरिचुअल कहने का मतलब कि जिसका शेप साइज वॉल्यूम नहीं है, डायनेमिक है इन नेचर, एक ऐसी एनर्जी जिसे हम देख नहीं सकते फिर भी हमारी बॉडी को रन कर रही है. ऑटोक्रेटिक है मतलब सेल्फ गवर्निंग फोर्स है, खुद से ये खुद को चला रही है. एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी, मटेरियल बॉडी जिसका शेप है, साइज भी है और वॉल्यूम है, मतलब हमारी बॉडी इसको एनिमेट कर रही है. एनिमेट मीन्स रन करना या चलाना, रूल करना. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रूल्स इन अनबाउंडेड स्वे. ये सब कुछ वाइटल फोर्स के लिए ही बात करी जा रही है कि ये कैसे रूल करता है. अनबाउंडेड स्वे मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इस तरीके से पूरी बॉडी पे रूल करता है ये. फिर कहता है कि जब ये वाइटल फोर्स हमारी बॉडी में होगा, व्हेन प्रेजेंट इन बॉडी इन हेल्दी कंडीशन, देन परफॉर्म ऑल द वाइटल ऑपरेशन, सेंसेशन एंड फंक्शन इन अ हार्मोनियस वे. और एक ये ट्रायंगल याद रखना कि वाइटल फोर्स, बॉडी और माइंड, इन तीनों का एक ट्रायंगल बनता है. तो कहना ये चाहेगा कि जब वाइटल फोर्स हमारी बॉडी के अंदर है, प्रेजेंट है, तब तक जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, चल रहे हैं, जितनी भी सेंसेशन हो रही है, सेंसेशन मतलब हमें कोई चीज हीट है, गर्म है पता चल रहा है, कोल्ड है तो भी पता चल रहा है, वेदर का पता चल रहा है हमें, ये सेंसेशन सारे फंक्शन जो बॉडी में चल रहे हैं, और जितने हमारे सिस्टम काम कर रहे हैं, सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है हमारा, एक्सपिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज हार्मोनियस वे में चल रहे हैं, मतलब बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के अच्छे से रन कर रहे हैं. जब ये वाइटल फोर्स हमारी बॉडी में एक हेल्दी कंडीशन में प्रेजेंट होता है, तो तब क्या होता है, जब ये बॉडी के अंदर होगा वाइटल फोर्स, तो बॉडी और माइंड दोनों को क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में रखेगा अच्छे से. फिर क्या होता है कि हम अपने हायर पर्पस को अचीव कर पाते हैं, हमारा बिना दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि हमारी बॉडी में सारे फंक्शन अच्छे से चल रहे हैं, तो हमें कोई डिस्ट्रक्शन होगा नहीं, कोई अनइजीनेस होगी नहीं. ठीक है, तो ये हेल्दी कंडीशन में होगा तब ये सारी चीजें होंगी. नेक्स्ट अब हम अफॉर्जम नंबर 10 को देखते हैं. अफॉर्जम 10 में कहता है कि वाइटल फोर्स इन डेथ, कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो गई और वाइटल फोर्स अंदर से चला गया, निकल गया, तो क्या होगा. तो वहां पे ये 3 मेन पॉइंट्स याद रखना होता है. देयर विल बी नो सेंसेशन, नो फंक्शन एंड नो सेल्फ प्रिजर्वेशन. नो सेल्फ प्रिजर्वेशन, देखो ना कोई सेंसेशन फील होगी अब उसको, ना कोई बॉडी फंक्शन जो चल रहे थे वो भी नहीं चलेंगे. सेल्फ प्रिजर्वेशन की बॉडी मेंटेन इंटरनल इक्विलिब्रियम, जो हमारी होम्योस्टेसिस आपने सुना होगा वो मेंटेन करता है, तो ये इसकी वजह से ही हो रहा था, बट अब चला गया तो अब ये सारी चीजें बॉडी में नहीं होगी. और एक और बात बोली गई है कि जो ये इमटेरियल बीइंग है, जो वाइटल फोर्स है वो क्या है, एक इमटेरियल जिसका शेप साइज वॉल्यूम नहीं है, पर ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल बीइंग जो हमारी बॉडी है, जिसका वेट है, साइज है, वॉल्यूम है. ओके, तो ये हुआ अफॉर्जम नंबर 10. नेक्स्ट है अफॉर्जम नंबर 11. इसमें क्या बोलता है, वाइटल फोर्स इन सिकनेस, कि एक पर्सन जब बीमार पड़ जा रहा है तो ये वाइटल फोर्स किस तरीके से काम करेगा.
सो इट रिप्रेजेंट्स द, पहले यहाँ से देखो कि व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल, तो ये जो ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स है कि एक पर्सन बीमार हुआ, फिर क्या हुआ, जो ये ऑटोमेटिक जो खुद से काम कर रहा था वाइटल फोर्स, ये पहले क्या होता है, प्राइमरली डिरेंज बाय द डायनामिक पॉल्यूटिंग एजेंट मियास्म, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, देन इट रिप्रेजेंट द मॉर्बिड सिम्पटम ऑफ द डिजीज। मॉर्बिड मतलब अबनॉर्मल। तो कह रहा है कि जब एक पर्सन बीमार हो गया, ठीक है, सिक हो गया, वो ओवरऑल जो उसके सारे सेंसेशन फंक्शन थे वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। अब ये डिस्टर्बेंस आई कैसे है, तो जो हमारा वाइटल फोर्स था वही प्राइमरली सबसे पहले वही क्या हुआ है, अफेक्ट हो गया है। कैसे अफेक्ट हुआ है, उसको अफेक्ट करने वाला कौन था, मियाज्म था, ठीक है। मियाज्म भी होम्योपैथी के अंदर 3 बताए गए हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस की क्रॉनिक डिजीज कोई ठीक नहीं हो रही, बॉडी में लग कर रही है, बार बार हो रही है, या फिर ठीक है ये क्रॉनिक डिजीज के लिए सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस बोलते हैं। अक्यूट माइजम्स भी होते हैं, जैसे रिकरेंट होता है, नॉन रिकरेंट भी होता है। तो जो ये हमारा वाइटल फोर्स था वो डीरेंज हुआ है, मतलब ठीक है, किसकी वजह से हुआ है, माइजम की वजह से। तो डीरेंज हो गया। अब क्या हो गया कि अंदर बॉडी में कोई शरीर में ऐसी कोई बीमारी आ गई, कोई चीज एंटर कर गई है, तो अब ये एंटर हुई है, पर उसको ठीक कैसे होगी, वो फिजिशियन को कैसे दिखेगी। तो वही बता रहा है कि हमारा जो वाइटल फोर्स है वो इतना अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करता है, उन सारे साइन, डिजीज के सारे साइन और सिम्टम को आउटवर्डली रिफ्लेक्ट कर देता है, वो दिखा देता है फिजिशियन को कि इस चीज में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस फंक्शन में प्रॉब्लम आ गई, या जो भी चीजें होती हैं वो बाहर में दिखने लग जाती है, सो दैट कि वो फिजिशियन उसको समझ पाए, नोट कर पाए, और उस जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको कम्प्लीटली क्योर कर दे। अब एक जो है अफोरिज्म नंबर 11, इसमें जो इसका फुट नोट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार वाइवा में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें 2 फुट नोट में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई जाती हैं। फर्स्ट वन होता है आपका मटीरिया पेकेंस, नेक्स्ट इज डायनामिक पावर। तो पहले मटीरिया पैकन को थोड़ा सा समझ लो। वैसे जो मटीरिया पैकन की वीडियो है मैंने अलग से भी बना रखी है, आप वहाँ उस प्लेलिस्ट में देखना। अभी बता देती हूँ कि मटीरिया पैकन्स उसी को कह रहा है कि जो डिजीज का कारण है, जैसे हमने प्राइमा कॉजम और भी पढ़ा था ना, तो उसी की तरह बोल रहा है कि जो 6th के फुटनोट में था, तो यहाँ पर बोलेगा मटीरिया पैकन कि एक बीमारी का कारण क्या है, मटीरियल कॉज क्या है। तो जो होम्योपैथिक होते हैं, जो होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट की वजह से कोई भी परेशानी होती है, और वो डीरेंज कौन कर रहे हैं, माइजम्स। तो उनके लिए माइजम्स का कंसेप्ट है। और जो एक एलोपैथिक है, जो एलोपैथिक सिस्टम होता है, जो एक एलोपैथ होता है, उसका कहना है कि जो मटीरिया पैकन्स मतलब मटीरियल कॉज को मान रहा है, वो मटीरियल कॉज इन द सेंस कि वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, कि वो ये चीजें एंटर हुई है बॉडी में, उनका मेन मोटिव है कि अगर मैंने ये बैक्टीरिया निकाल दिया तो वो चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन को टीबी हो गई है, तो उसका कहना है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई है ये, तो मुझे ये निकाल दूंगा, अगर मैं ये निकाल दूंगा तो वो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। सो दिस इज मटीरिया पैकन। और भी डिटेल में जानना है तो प्लीज आप वीडियो देखना, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसका सेकंड फुटनोट है, इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड है यहाँ पे दिया होता है, डायनेमिक पावर। पूछा जाता है डायनेमिक पावर के बारे में कहाँ बात की गई है। तो जो अभी हमने वाइटल फोर्स इन हेल्थ कंडीशन में पढ़ा ना यहाँ पर कि ये डायनेमिक भी नेचर में होता है, तो डायनेमिक कहने का मतलब क्या होता है वो पूरा इस फुटनोट में एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट में बोलता है कि प्योरली इमेटीरियल होता है, इनविजिबल होता है, कंसेप्चुअल, इनहेरेंट एनर्जी दैट इज डायनामिकली। तो ये कह रहा है कि जो डायनेमिक पावर होती है, एक्चुअल में वो बहुत लंबा फुटनोट है, तो उसे भी मैंने करा रखा है वहां पर, मैं शॉर्ट में यहाँ पर फिर भी बताती हूँ आपको कि उसमें बोलेगा कि डायनेमिक एक्सप्लेन कैसे करा है हैनमन सर ने। हैनमन सर कह रहे हैं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कुछ एग्जांपल दे दे के बताया कि हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमारा वाइटल फोर्स डायनामिक है। फॉर एग्जाम्पल जो मून होता है, मून की वजह से जो हम बोलते हैं ना कि चेंज होता है, वो अलग अलग फेजेस में होता है। फुल मून होता है, न्यू मून होता है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स होती हैं, लो टाइड्स होती हैं। तो एक एग्जांपल दिया, तो ये भी तो एक एनर्जी है जिसे वी कांट सी इट, है ना, कि कैसे हो रही है, बट वो जो फिनोमिना हो रहा है वो हम देख सकते हैं, पर कैसे हुआ वी कांट एक्सप्लेन, है ना। तो इसी तरीके से हम वाइटल फोर्स को भी नहीं बता सकते हैं, बस वो डायनेमिक है, उसका इफेक्ट हमें दिखता है। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बताया कि कैसे 2 मैग्नेट्स आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो ये क्या हो रहा है वहां पे, हम बोल देते हैं कि मैग्नेटिक पावर है। अब मैग्नेटिक पावर है, उसकी वजह से हो रहा है, वो दिख रहा है फिनोमेना होते हुए, बट कैसे हो रहा है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देन एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक बच्चा है जिसको स्मॉल पॉक्स हो रखा है और एक वहीं पे हेल्दी बच्चा बैठा हुआ है, कैसे उसको स्मॉल पॉक्स बिना टच किए ट्रांसफर हो गया, कैसे एयर से कोई चीज ट्रांसफर हुई है, पर कैसे हुई, क्या हुई, ये चीज हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है।
तो ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने डायनामिक नेचर को बताने की कोशिश करी है। लास्ट में इसी फुटनोट में दो चीजें, एक मिनिमम डोज की बात करी गई है और एक डायनामाइजेशन की थोड़ी हल्की सी बहुत बात करी गई है एट द एंड ऑफ द फुटनोट, ठीक है। तो यहाँ तक 9 to 11 इन तीनों में ही वाइटल फोर्स की बात करी गई है। तीनों एक दूसरे से लिंक है, तीनों में बताया गया वाइटल फोर्स को। तो ये आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं अफोरिज्म नंबर 12 को कि इसका क्रक्स क्या है। अफोरिज्म नंबर 12 में बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ की। इसमें बोलते हैं डिसअपियरेंस ऑफ मॉर्बिड फिनोमेना या फिर मॉर्बिड सिम्टम्स। मॉर्बिड मतलब होता है अबनॉर्मल जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इम्प्लाइज रिस्टोरेशन इंटीग्रिटी ऑफ वाइटल फोर्स दैट इज रिकवर्ड हेल्थ ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जब एक पर्सन आया था, जब उसके सारे साइन और सिम्टम जब उसने दिखाए थे, शो करे थे वाइटल फोर्स ने, तो फिजिशियन ने उसी को नोट करा था, उसी की बेसिस पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना के उसको कोई मेडिसिन सिमिलरम प्रिस्क्राइब करी होगी, ठीक है। तो जब वो मेडिसिन अच्छा वर्क कर रही होगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसके जो सारे साइन और सिम्टम्स है वो भी क्या होंगे, ऑटोमेटिक डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये डिसअपियर हो रहा होगा तो इससे यही इम्प्लाई करता है, यही रिजल्ट आएगा कि वो जो भी डिजीज थी, जो भी परेशानियां थी वो खत्म हो रही है। तो कहने का क्या मतलब होगा कि हम बोल सकते हैं वहां पे कि जो उसका हेल्थ था वापस से रीस्टोर हो रहा है। कि जैसे कि हमने पहले में पढ़ा था कि फिजिशियन का काम है उसके हेल्थ को वापस से रीस्टोर करना। तो जब ऑटोमेटिक वो साइन और सिम्टम जाने लग गए तो वापस हम बोल सकते हैं कि उसकी हेल्थ रीस्टोर हो रही है। जो उसका वाइटल फोर्स था, जो भी अलाइनमेंट थी, हम बोल रहे थे ना कि वही डीरेंज हो गया था, तो वापस से वो रीअरेंज होने लग गया है, अलाइन होने लग गया है, इंटीग्रेट होने लग गया है। तो उसी को कह रहे हैं अफोरिज्म 12 में यही बता रहा है कि जब हेल्थ हमारी रीस्टोर होगी तो उसे भी हम देख सकते हैं। जैसे कि एक बीमारी हुई थी, परेशानी हुई थी, उसको भी हम साइन और सिम्टम से देख पा रहे थे, तो जब वो डिसअपियर होगी तो भी दिखेगा। अब हम अफोरिज्म नंबर 13 को समझते हैं। इसमें हैनमन सर ने एलोपैथी को लेकर अपना थॉट रखा है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो एक एलोपैथ क्या सोचता है, एक डिजीज ऐसी कोई भी बीमारी है जो कि सर्जरी के अंडर में नहीं आती है। सर्जरी तो ऑफ कोर्स होगी, तो ये हमारा भी पैथी कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे हम भी सर्जरी ही रेफर करेंगे। तो ये तो एलोपैथी का या फिर एलोपैथिक मेडिसिन का जो होता है, ये सिस्टम होता है, इसका एक प्लस पॉइंट है कि वो सर्जरी जो होती है, जो भी परेशानियां एक पर्सन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो वो क्या करता है, उस चीज को बॉडी से रिमूव कर सकता है। तो वो तो उसका प्लस पॉइंट हो गया। पर हैनमन सर ने बोला कि जो भी बाकी अदर परेशानियां है, अदर डिजीज है सर्जरी के अलावा, एलोपैथ उसको क्या मानते हैं, सेपरेट फ्रॉम द लिविंग होल ऑर्गेनिज्म एंड हिडन इन द इंटीरियर ऑफ द पर्सन, जिससे कि मेटीरियलिस्टिक चीजों को वो मान रहे हैं। लास्ट में बोल रहा है नॉन हीलिंग आर्ट एंड पर्निशियस इंपल्सिस बैड इफेक्ट। मतलब कहने का है, हैनमन सर बोल रहे हैं कि जो भी चीजें सर्जरी में आ रही है वो तो ठीक है कि वो कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, पर बाकी बीमारियां उनको लेकर वो क्या सोचते हैं, एलोपैथ क्या सोच रहा है, वो कह रहे हैं कि वो मेटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचता है। एक एलोपैथ की बाहर से कोई चीज बॉडी में एंटर हुई है, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि उस मटेरियल को निकाल दे, ऐसा एक एलोपैथ सोचता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, जैसे उन्हें क्या लगता था पहले के भी सिस्टम में और अभी भी क्या चीजें होती हैं कि वो वाइटल फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में उसको लॉस करवाने पे लग जाते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि कितना हार्म हो रहा है। जैसे पहले भी क्या होता था कि उन्हें क्या लगता था कि इस खून के अंदर बाहर से कोई चीज एंटर हुई है, ब्लड में कोई चीज है, तो वो कट लगा देते थे लेंसेट से, तो वेनिसेक्शन कर देते थे, जिससे ब्लड लॉस हो जाता था। परगेटिव्स दे देते थे, और जैसे अननेसेसरी वॉमिटिंग की मेडिसिन दे रहे हैं, डायरिया करवा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उन्हें लग रहा है कोई चीज जो बॉडी के अंदर गई है उसे हम कैसे भी रिमूव कर दें तो हम बीमारी ठीक कर लेंगे। बट इससे क्या हो रहा है, जो उन्होंने अपना सिस्टम है उसको क्या बना दिया, बहुत ही पर्निशियस की एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, हेल्थ पे बहुत ही गंदा असर कर रहा है, वो बैड इफेक्ट कर रहा है। उस चीज पे वो लोग नहीं ध्यान दे रहे, बल्कि उनका काम है कि बस उस चीज को निकाल दे। ऐसा हैनमन सर कह रहे हैं कि एक एलोपैथ सोचता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सिस्टम को एक नॉन हीलिंग आर्ट बना दिया है। नॉन हीलिंग आर्ट बना दिया है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर एलोपैथ क्या सोचते हैं कि कोई चीज बीमारी अगर लिवर पे है प्रॉब्लम तो सिर्फ लिवर फोकस हो जाता है, किडनी पे प्रॉब्लम है किडनी पे फोकस करेंगे, कोई बैकएक हो रहा है या कोई भी चोट लगी किसी पॉइंट पे तो उसका मेन फोकस उनका वहां पर आ जाता है। पर वहीं पर एक होम्योपैथिक जो फिजिशियन है, वो जो केस टेकिंग होती है, जो ये आर्ट होता है कि उसको ओवरऑल हमें समझना है। ऐसा नहीं कि वो डिजीज या लिवर उस पर्सन से कुछ अलग है तो उसी के अंदर, और उसी को वाइटल फोर्स चला रहा है। तो हमारी वाइटल फोर्स जैसी थ्योरी पे हम लोगों का मानना होता है, पर एक एलोपैथ मटेरियल चीजों को मानता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एज अ पर्सन को होल ट्रीट करते हैं। कितनी भी परेशानियां लेके आ जाए, हर एक चीज को नोट डाउन करने के बारे में, उसको इंडिविजुअल भी हम समझते हैं, पूरा समझने के बाद एक सिंगल सिंपल रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है।
तो ये था अफॉर्जम 13 में। अफॉर्जम नंबर 14 का जो मेन टैगलाइन है उसमें क्या बताया गया है कि जो इसको बहुत थोड़ा घुमा कर लिखा हुआ है, एकदम से पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, फिर भी इसमें जो मेन बताना चाहता है वो कहेगा कि मॉर्बिड सिम्टम्स व्हिच आर क्योरेबल कांट बी हिडन इन द इंटीरियर ऑफ मैन, कि कोई भी चीज जो परेशानी हुई है अंदर में वो क्या हो रही है, वो हिडन छुप के नहीं रह सकती है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी ही करेगी। और वो 11th में हमने पहले पढ़ लिया कि जो वाइटल फोर्स होता है उस बीमारी को साइन और सिम्टम से रिप्रेजेंट करवा देगा। तो वही बता रहे हैं हेनमन सर की कोई भी चीज है परेशानी है वो अंदर छुपेगी नहीं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगी, जो कि क्योर हो सकती है चीजें, ठीक है। तो वही हो सकती है बस। हाँ, तो 14 में यही बताया गया है। नेक्स्ट अब 15 को देखते हैं। 15 का जो मेन है टैगलाइन है, जो क्रक्स है, वो है कि वाइटल फोर्स और ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट्स अ यूनिटी, कि ये दोनों मिलकर एक चीज है। नॉट कंसीवेबल विदाउट ईच अदर, कंसीवेबल मतलब होता है इमेजिन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें बताया गया है एट द एंड कि वाइटल फोर्स और ऑर्गेनिज्म ये दोनों ही एक दूसरे के बिना हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, दोनों मिलकर ही एक चीज है। लाइक कि अगर वाइटल फोर्स को हम अलग से पढ़ना चाहें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसको कुछ नहीं पढ़ सकते उसके बारे में। वो चीज जो उसके एडजेक्टिव्स बताए गए हैं उसके बारे में चीजें, वो कहाँ यूज होगी, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स ना हो तो इस ऑर्गेनिज्म को हम अलग से नहीं पढ़ सकते। वाई? बिकॉज ये वाइटल फोर्स ही तो है ना जो उसको पूरी बॉडी को रन कर रहा है, जो कि हमने फॉर्जम नंबर 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो 15 में भी वही वापस हेनमन सर बता रहे हैं कि ये दोनों चीजें जब एक साथ रहेंगी तभी काम करेंगी, तभी एज ए यूनिटी रन कर रही है एक साथ, हम इसको कंसिडर करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अफॉर्जम नंबर 15 को समझ लिया, उसका जिस्ट समझ लिया। अब हम अफॉर्जम नंबर 16 का जिस्ट समझते हैं। यहाँ पर कहना चाहता है कि जो अभी तक हमने बात की कि जो हमारा वाइटल फोर्स है कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। अगर वो डीरेंज हो जाता है तो वापस उसको जो हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? थ्रू मेडिसिन। और ये मेडिसिन हमारी कैसी होगी? ऑल्सो डायनामिक इन नेचर। जब डायनामिक होगी तो वो वाइटल फोर्स पर डायनामिकली एक्ट करेगी। एक्ट कैसे करती है? थ्रू सेंटिएंट नर्व्स, और उसकी वजह से क्या होता है? रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ। मतलब कह रहा है कि जो वाइटल फोर्स होता है वो डीरेंज हो गया। डीरेंज कैसे हुआ है? पहली बात तो वाइटल फोर्स कैसा है? डायनामिक इन नेचर है। जो डिरेंजमेंट हुई है वो माइजम्स की वजह से हुई। माइजम भी क्या होते हैं? डायनामिक पॉल्यूटिंग एजेंट होते हैं। तो अब इस वाइटल फोर्स को हमें रीअरेंज करना है, तो भी जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? डायनामिक इन नेचर। और हमारी, आपको पता होगा फार्मेसी में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा कि जो हमारी मेडिसिन होती है वो डायनामिक इन नेचर होती है, कि हम उसको जो मेथड्स होते हैं ट्राचुरेशन, सकशन, डायनामाइज कराते हैं। मतलब कि कोई ऐसे सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं कि कॉमन सॉल्ट है, खाने का है, अगर 3-4 चम्मच एकदम से किसी के खाने में डाल दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। वाटर रिटेन करता है, एकदम से बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है, शूट कर जाएगी बीपी। पर अगर वही चीज हम तो मतलब एकदम से खा लेता है तो नुकसान पहुंच गया। और डेली में हम कुछ थोड़ा नमक खा रहे तो एज सच हमें कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा। बट उसी को हम ले गए हैं लैब में, उसको ट्रैचुरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं हम? उससे उसकी मेडिसिन, जो उसकी इनहेरेंट मेडिसिनल पावर थी, उसको हमने अराउज करा दिया है, डायनामाइज करा दिया। अब वो किस में बन गई है? वो नाइट्रम म्यूरेटिकम जो मेडिसिन हो गई है। अब वो बहुत सारे स्फीयर ऑफ एक्शन दिखा सकती है, अलग अलग सिस्टम पे, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स पे, हर चीज क्या कर रही है? कैपेबल हो गई है ठीक करने के। तो वो क्या हो गई है? डायनामिक इन नेचर। तो हमारी सारी मेडिसिन कैसी होती है? डायनामिक इन नेचर। अगर 16 में यही कहना चाह रहा है कि हमें वाइटल फोर्स को रीअरेंज करना है तो मेडिसिन देनी होगी, मेडिसिन शुड बी डायनामिक इन नेचर। अब हम 17 को समझते हैं। 17 में बोलता है, जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे बोलेगा, हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन। जो सोल एम है उसका फिजिशियन का काम क्या है? कि ही हैज टू रिमूव होल सिम्टम्स इन ऑर्डर, कि उसको जितनी भी सिम्टम्स दिखे हैं उस बॉडी में, जो भी पेशेंट ने बताया है, जो ऑब्जेक्टिवली दिखे, चाहे सब्जेक्टिवली दिखे, चाहे अटेंडेंट ने बताया, वो सारे सिम्टम कैसे होने चाहिए? ऑर्डर में हटने चाहिए। और वो ऑर्डर कौन से की बात कर रहा है? हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है किस तरीके से हेरिंग लॉ ऑफ क्योर काम करता है, जो 4 पॉइंट्स है। तो वो कह रहा है इस ऑर्डर में सारे सिम्टम हटने चाहिए, ये फिजिशियन का सोल एम होना चाहिए। अगर सिम्टम हट गए मतलब कि डिजीज हट गई, डिजीज हट गई मतलब कि वाइटल फोर्स उसका क्या हो गया? रीअरेंज हो गया, ठीक है। तो ये 17 में ये मेन बात की गई है। नेक्स्ट है जो इसका फुट नोट, वहां पे बात की गई है वेरी इंपॉर्टेंट मोरल रेमेडी के बारे में। मोरल रेमेडी क्या है? कनिंग डिसेप्शन ऑफ परसुएशन टू अनबिलीफ इन कॉन्ट्ररी। एक एग्जांपल है कि डेथ, वार्निंग डिजीज, सुपरस्टिशियस, फैंसी, सॉलेम प्रेडिक्शन। मतलब देखो, मोरल रेमेडी की भी मैंने अलग से पूरी डिटेल वीडियो करा रखी है, बहुत सारे एग्जांपल से समझाया है।
यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मोरल रेमेडी होता है कि कोई रियल में उसको परेशानी नहीं है, उसका सिर्फ एक बिलीफ है। एक पेशेंट आता है, वो कह रहा है कि उसकी डेथ होने वाली है। कैसे? कि उसने कोई सपना देख लिया, कोई चेतावनी भरा सपना देख लिया, कोई सुपरस्टिशन में बिलीव करता है कि किसी पंडित से या कोई कह देता है ना कि आपकी डेथ होने वाली है, तो वो बात मान ली। या फिर एक बोला गया सोलम प्रेडिक्शन, खुद से प्रेडिक्ट कर रहा है कि हम इस टाइम पे मैं चला जाऊंगा, मेरी डेथ होने वाली है। तो उसने एक फॉल्स बिलीफ बना लिया, अपने दिमाग में ऐसी चीज बना ली है जो कि इन रियलिटी पता तो है कि मरना एक जो लाइफ स्पैन होगा उसके बाद डेथ होनी ही होनी है उस टाइम पीरियड के बाद। बट उसने क्या किया, इस टाइम पे वो किसी की बात सुनकर आ गया और कह रहा है कि मैं एकदम से डेथ होने वाली है मेरी, या फिर अपने परफॉर्मेंस को लेके अपने लाइफ में बहुत परेशान है, या कुछ ऐसी परेशानी है जो ऐसा डिजीज नहीं है, उसका सिर्फ एक माइंड का ऐसा थॉट प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है, मोरल रेमेडी। तो एक फिजिशियन का काम है कि उसकी सारी परेशानियों को समझने के बाद उसको मोरली ट्रीट करना है कि उसकी जो कंडीशन है, उसका जो थॉट था उसको कॉन्ट्रेरी, उसको अपोजिट कर दे, उसको चेंज कर दे, कुछ ऐसी कहानी सुना दे, कुछ ऐसी बात बता दे जिससे उसका बिलीव जो है बिल्कुल चेंज हो जाए। ठीक है, डेथ से अगर डर रहा है कि तो उसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ डेथ तो सबकी होनी है, पर ऐसे मतलब अगर वो बोलता है कि मैंने बहुत सारे पाप कर दिए, मैं मरने वाला हूँ, तो हाँ फिजिशियन अगर उस लेवल पे जाके उसको बोल दे कि हाँ अगर आप पुण्य के काम करते हो तो ठीक हो जाओगे। अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है किसी चीज में, तो उसको अदर से कंपेयर करा सकते हैं कि आप तो फिर भी इस लेवल पे अच्छे हो, दूसरा जो है थोड़ा सा हल्का सा आपसे नीचे। तो मतलब कुछ भी करा के उसको हल्का सा अपने लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत है, उसको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा मेडिसिन की जरूरत नहीं है, हल्का से समझाने की जरूरत है, जो कि फिजिशियन का काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है मोरल रेमेडी। नेक्स्ट है अफोरिज्म 18 को समझते हैं। उसमें कहता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम एक इंडिकेशन होता है किसकी तरफ, चॉइस ऑफ रेमेडी की तरफ। और उसी में एक बात करी गई है अकम्पेइंग मोडालिटी, जो कि अफोरिज्म नंबर 5 में। मतलब इसमें कह रहा है अफोरिज्म 18 में समझाया गया है कि जो एक डिजीज आई थी, जो भी परेशानी, जो पेशेंट आया था, जितनी भी चीजें उसने बताई, जो हमने केस टेकिंग करी, उसका हर एक चीज हमने जाना है, हर एक चीज हमने जानी, उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेन से लेके उसकी जो पास्ट हिस्ट्री थी, जो फैमिली हिस्ट्री थी, पर्सनल हिस्ट्री थी, उसका फिजिकल जर्नल, मेंटल जर्नल, ये सब चीज जब हमने कलेक्ट कर लिया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम करा कि जो जो मेन सिम्टम है जो हमें लग रहा है, ठीक है, वो चीज हमने कलेक्ट किया। अब ये जो कलेक्शन है, ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, इसका क्या काम है, ये किस तरफ इंडिकेशन, इस क्यों करा हमने, तो इसलिए करा क्योंकि हमें एक रेमेडी चूज करनी थी। तो ये सिम्टम जिस रेमेडी से, जिस मेडिसिन में ये सारे सिम्टम मीट करेंगे, मिलेंगे सारे, तो हम उसको ही एज अ रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये बात बताता है अफोरिज्म नंबर 18 में। ठीक है, और वहीं पे लिखा हुआ है अकम्पेइंग मोडालिटी, जो एक हमने अफोरिज्म नंबर 5 के अंदर असेसरी सर्कमस्टांसेस पढ़ा था। असेसरी सर्कमस्टांसेस कहने का मतलब होता है कि एक पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या, उसका मोरल कैरेक्टर क्या, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर क्या, उसके सेक्सुअल फंक्शन क्या है, मोड ऑफ लिविंग क्या है, हैबिट्स क्या है। तो ये सारी जितनी चीजें होती है उसको हम असेसरी सर्कमस्टांस बोलते हैं, जो कि एक क्रॉनिक डिजीज को क्योर करने में ये सारी चीजें भी हेल्प करती है। तो उसी को अफोरिज्म 18 में अकम्पेइंग मोडालिटीज के नाम से बोला गया है। सो दैट्स इट, ये था अफोरिज्म नंबर 9 से लेकर 18 तक का ये जो क्रक्स था, शॉर्ट था, जिस्ट की इस अफोरिज्म में क्या चीज सिखाना चाहता है। तो ये थी हमारी फुल रिवीजन वीडियो। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर एक अफोरिज्म को अगर स्टार्टिंग में अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी जरूर देखें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प हो गई होगी। थैंक यू सो मच।